कार्यक्रम में हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाने वाले पूज्य महाराज श्री गोरखपुर के सम्मानित महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सहजनवा के माननीय विधायक शीतल पांडे जी, चौरी चौरा की विधायिका बहन संगीता यादव जी, बांसगांव से माननीय विधायक मेरे अनुज विमलेश पासवान जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष आदरणीय अंदू चौधरी जी, गोरखपुर जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय उदयशीर सिंह जी, गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई राजेश गुप्त जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी एवं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु, सामने बैठे हुए हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई पी के मल जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित मातृशक्तियां, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी सम्मानित बंधु साथियों, अभी कल पूज्य महाराज जी का बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक करके गोरखपुर में पदार्पण हुआ और पूज्य महाराज जी ने कल गोरखपुर नगर विधानसभा के लिए 63 करोड़ रुपए की सौगात दी और आज पूज्य महाराज श्री ने तीनों विधानसभाओं का, जिसमें ग्रामीण विधानसभा में नगर का हिस्सा पड़ता है ज्यादा, पूज्य महाराज श्री ने बहुत ज्यादा सड़कों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम पूज्य महाराज श्री को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मित्रों, जहां आप बैठे हैं, ये स्वप्न था, 20-25 साल से इसके लिए आंदोलन होता था कि गोरखपुर पेच्छागिरी के लिए हमारे रंगकर्मी बहुत आंदोलन किए, लेकिन पूज्य महाराज जी ने आज इतना सुंदर पेच्छागिरी गोरखपुर वासियों को दिया। जिस क्षेत्र में आप हैं, रामगढ़ ताल में साइड में आप देखें, चाहे नौकायन हुआ, चाहे इतना विहंगम चिड़ियाघर, पूज्य महाराज श्री ने 279 करोड़ रुपए से गोरखपुर वासियों को सौगात दिया। साथियों, अभी 5 तारीख को पूज्य महाराज श्री ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का लोकार्पण किया। इसमें बहुत ज्यादा लोग खोराबार ब्लॉक के हैं या नगर क्षेत्र के भी हैं। सारे लोग जानते हैं बरसात के समय में चाहे मेडिकल रोड हो, चाहे गोलघर हो, लालातपुर, बेतिहाता यूनिवर्सिटी, मोहद्दीपुर, सही शाहपुर, सारे इलाके का पानी इसी रामगढ़ ताल होके तरकुलानी पंपिंग स्टेशन को जाता था, लेकिन बाहर नहीं हो पाता था। बरसात के समय में खास करके दक्षिणांचल में इतना जल जमाव होता था कि शहरी पोर्शन में भी नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन साथियों, पूज्य महाराज श्री ने उसका भी लोकार्पण कर दिया और बरसात के समय में कहीं जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, ऐसा गोरखपुर वासी पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई दें, ताली बजा करके। साथियों, कई बार आपका मलौनी बंधा टूटा, इससे पहले 1998, कई 2001 में कई बार टूटा। हर साल जब बरसात का सीजन आता है, गोरखपुर दक्षिणांचल के लोग भयभीत हो जाते थे कि बंधा अब टूटा तब टूटा। लौसड़ी से लेकर सिमरा देवी प्रसाद, डूहिया, डांगी पार, सनहा, मिर्जापुर, इस तरह से खिरवनिया, हर जगह रिसाव होता था। साथियों, 40-40, 45-45 जगह एक गांव में रिसाव होता था। लेकिन पूज्य महाराज जी ने मुख्यमंत्री होते ही इसकी चिंता की। आज जो 30 किलोमीटर 400 मीटर बंधा 10 मीटर चौड़ा हो गया है और 7 मीटर लेपन हो गया है। बहुत अच्छी सड़क बनी है। हम गोरखपुर वासियों की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। साथियों, पूज्य महाराज जी जब सत्ता संभाले, उसी साल हावड़ बंधे पर बहरामपुर के पास रिसाव हुआ, रेगुलेटर टूट गया था।
पूज्य महाराज जी की कृपा से ये भी बंधा 29 करोड़ रुपए से 10 मीटर चौड़ा हो गया और 7 मीटर लेपन हो गया, जिससे गोरखपुर वासियों को बहुत राहत मिली है। साथियों आप देखें, पूज्य महाराज जी जब सांसद रहते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गोरखपुर में बुला करके फर्टिलाइजर का शिलान्यास हुआ और एम्स का शिलान्यास हुआ। इसी साल दोनों का लोकार्पण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में आके करेंगे। हम अपने क्षेत्र के वासियों की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। साथियों अभी डांगी पार वाली रोड बन गई। अभी देखें रानीडीहा से सिकटौर होते हुए कोनी तक बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। पूज्य महाराज जी से मैंने अनुरोध किया 13 करोड़ रुपए देकर वो भी रोड बन रही है। साथियों बहुत पहले से उपेक्षित भहुआ पारबेला बंधा, वो भी साथियों पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 10 मीटर चौड़ा होकर के उसका भी लेपन का कार्य शुरू हो गया। साथियों पराग डेयरी बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित थी, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने उस पर भी 58 करोड़ रुपए दे करके वो भी पराग डेयरी चालू हो गई है। साथियों हमारे गोपालक जितने हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कार्य हुआ है। गो पालन करिए, दूध बेचिए, अच्छा पैसा कमाइए। साथियों इस तरह से पूज्य महाराज श्री ने चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लिए, चाहे मुख्यमंत्री आवास ले लिए, चाहे शौचालय, ये सब पर्याप्त मात्रा में हम गरीब भाइयों को मिला है। साथियों अभी इंसेफेलाइटिस आप लोग देखे विपक्ष लोग किस तरह से हवा उड़ा रहे थे। अरे वो उनकी सरकार रहती तो साथियों इंसान सड़कों पर मरा पड़ा रहता, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने इतना मेहनत करके दिन रात सबको नया जीवन दिया। साथियों इंसेफेलाइटिस इतना 24 करोड़ की आबादी में बहुत कम दुर्घटनाएं हुई। साथियों हम पूज्य महाराज जी को आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत के इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय विधायक बांसगांव क्षेत्र श्री विमलेश पासवान जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने स्वागत उद्बोधन के लिए कृपया यहाँ मंच पर आ जाएं। माननीय विधायक। धन्यवाद। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब विकास अविरल गति से सभी क्षेत्रों में हो और बिना किसी भेदभाव के हो तो सही मायने में विकास सर्वांगीण कहलाता है और जिसे हम साकार होता देख रहे हैं पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। और गोरखपुर क्षेत्र में, जनपद गोरखपुर का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां महाराज जी की नज़र न पड़ी हो। और आज कितने हर्ष का क्षण है कि सड़कों के साथ साथ हम सभी के आस्था के केंद्र जैसे बाबा मुंजेश्वर नाथ और सूर्यकुंड धाम और हमारे क्षेत्र से बहुत से लोग उत्साहित आए हैं कि आज हम प्राचीन दुर्गा मंदिर जो महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग उसमें सरकार बनते ही महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया और 112 लाख रुपए 1 करोड़ 12 लाख रुपए दे करके उसका भी भव्य लोकार्पण महाराज जी करने जा रहे हैं। तो साथियों ये जो विकास की प्रक्रिया है जनपद गोरखपुर में बहुत ही इसकी खूबसूरत और सुंदर छवि पूरे प्रदेश न कि पूरे देश में अलंकृत हो रही है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर के जाता है और गांव में बसने वाले हमारे अन्नदाता जो कि सभी के पेट के भरण पोषण का कार्य करते हैं, उनको हम सड़क न दे पाएँ, मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित न कर पाएँ तो किसी भी प्रकार के विकास की बात करना बेमानी होगी। और आज कितने हर्ष का क्षण है कि बांसगांव विधानसभा के 10 सड़क जो लगभग 12 करोड़ 22 लाख 22 हजार रुपए की लागत से 10 सड़कें जो हमारी तैयार हो गई हैं उसको महाराज जी लोकार्पित करने जा रहे हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे विधानसभा में साथीगण परमादरणीय श्री संत प्रसाद जी, विधायक श्री भ्रातातुल्य विधायक ग्रामीण श्री विपिन भैया और संगीता यादव जी, हमारी बड़ी बहन विधायक चौरी चौरा, महापौर जी और हमारी पूर्व महापौर सत्या पांडे जी और हमारे सम्मुख काफ़ी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं।
सभी हमारे देवतुल्य पदाधिकारी कार्यकर्ता गण आए हैं, हम सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत उत्साह के साथ आप आए हैं। क्योंकि सड़कों के साथ साथ जो महाराज जी एक सौगात दिए हैं, 3 भव्य मंदिर का जो लोकार्पण करने जा रहे हैं, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और चूँकि हम लोग को संक्षिप्त शब्दों में महाराज जी का स्वागत करना है, तो महाराज जी जैसे ही सत्ता संभालें, जो महाराज जी के सत्ता संभालने की जो अंश है, जो सबसे खूबसूरती बड़े अंश है कि जीरो टॉलरेंस, स्वच्छ प्रशासन और भय से मुक्त समाज जो महाराज जी ने दिया है अपने प्रशासन में, ये साथियों, ये हम वाणी से क्या इसका बयां करें, ये स्वयं प्रदेश की 22 करोड़ जनता महसूस कर रही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे प्रदेश की पहचान को निखारने का कार्य पूज्य महाराज जी ने किया है। और जो हमारा कार्यकाल है साथियों, सभी क्षेत्रों में हमने विकास किया है। और विकास के साथ साथ जो व्यवहारिक परिवर्तन इस महाराज जी के नेतृत्व में सरकार ने दिया है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नाम बाकी अन्य विकसित प्रदेशों में लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश बीमारू रहता था, हमेशा पायदान में सबसे नीचे पायदान में आता था, लेकिन अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ पर जो हमारे पलायित रोजगार के लिए नौजवान जाते थे, उनका हम लोग जो है सभी कोरोना में आपने देखा होगा किस प्रकार से हम लोगों ने भरण पोषण किया। और जो मजदूर आए लौट करके, उनको भी हम लोगों ने जो है भत्ता दिया, रजिस्टर कर करके सभी लोगों के खाते में पैसा दिया। तो ये चुनौती भरा समय है। हमें ध्यान है कि महाराज जी जैसे ही सत्ता संभाले, हम बाढ़ आ गया, प्रकृति ने बाढ़ आ गया। और बलरामपुर में किस प्रकार से महाराज जी छोटी सी नाव में अपनी जान को हथेली पर रख करके उस गांव पर गए। नाव डूब भी सकती थी और उनका हेलीकॉप्टर उतरने पर भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहने मैं उतरूंगा। और उस गांव में पहुंचे जहां पर जो है कोई पहुंच नहीं पा रहा। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए महाराज जी ने अपने इस पूरे गौरवशाली 5 वर्ष का एक उदाहरण पेश किया साथियों। और जनसेवा तो सेवा का एक केंद्र है। महाराज जी ने एक ये भी हम लोगों को पता है, जब आपके आशीर्वाद से जब हम लोगों को आपने आशीर्वाद दिया, महाराज जी ने अपने आवास पर हम सभी विधायकों को बुलाया, कहा कि तुम्हारा जो एसेट है तुम्हारी छवि है और इसको बहुत संभाल के रखना, और एक बार तुम्हारे छवि पर दाग लग जाएगी तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जनता के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो। इसके लिए आओगे तो 2 कदम क्या, मैं 10 कदम चलूंगा। अपने व्यक्तिगत लालसा और अपनी जो मोह माया है इसको त्यागो। और जो ये 22 करोड़ की भरकम आबादी वाली प्रदेश ने देखा कितना प्रचंड बहुमत हम लोगों को दिया, कितनी आकांक्षाएं भरी, कितने इसमें सपने इसमें इन्होंने अलंकृत किए थे कि इसमें जो है ये कितना हमें अच्छा करके दिखाएगा। तो ये सरकार पूर्णतः मैं मतलब इस सरकार को योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, 10 में 10 नंबर दूंगा। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये योगी मॉड्यूल जो गवर्नमेंट है पूरे देश में हर प्रत्येक प्रदेश में अपनाया जाना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस, स्वच्छ प्रशासन, भय मुक्त प्रशासन। और सबसे अच्छी चीज़ जो महाराज जी ने स्थापित की है साथियों, देखिए विकास तो होता ही है, सभी का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छ प्रशासन की स्थापना किया महाराज जी ने, महाराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, महाराज जी भाषण में जब आए थे, जब पहली बार उन्होंने सबसे पहले एक शब्द महाराज जी का मुझे याद है, महाराज जी डोहरिया जा रहे थे और एक लड़का जो है सड़क पर उसकी डेड बॉडी रख करके जो है लोग गांव वाले रो रहे थे। महाराज जी गाड़ी से बाहर निकले और जो है देखा कि क्या नाम है वो क्यों जो है ये शव यहाँ सड़क पर रखा गया है। तो उसकी जब कहानी पता किया महाराज जी ने, तो इसलिए रखा गया है कि फिजिकल निकाल लिया था और जो है इंटरव्यू नहीं निकाल पाया। क्योंकि पैसा मांगा जा रहा था। वो अच्छा खासा हट्टा काटा लड़का, 6 फुट का लड़का जिसमें कोई कमी नहीं थी। तो ये 5 साल की सरकार की ये उपलब्धि है कि भर्ती भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम शून्य कर करके हम लोगों ने दिखाया है और युवाओं के सपनों को हम लोगों ने पंख दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं इस सभागार में जो सारे लोग आए हैं। और हमारे क्षेत्र से बांसगांव से खासकर लोग आए हैं। आज प्राचीन दुर्गा मंदिर का भी लोकार्पण हो रहा है और हम लोग महाराज जी की शिला ले चल के वहाँ पर काफ़ी संख्या में सभी लोग एकत्रित कर करके महाराज जी का शिला वहाँ जो लोकार्पित है उसको स्थापित करेंगे। जय हिंद,
जय भारत साथियों। थैंक यू सर। मंच पर आसीन माननीय विधायक सहजनवा श्री शीतल पांडे जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने स्वागत उद्बोधन से संक्षिप्त शब्दों में आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में अर्पित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और पूरे देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी महाराज जी, खजनी के विधायक आदरणीय संत प्रसाद जी, गोरखपुर देहात के विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, महानगर के मेयर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी एवं सभागार में उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, चतुर्दिक विकास हो रहा है और गोरखपुर में विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, हम खासकर सहजनवा की बात करेंगे। ये जो पाटन घाट से घगसरा है, सिहापार से घगसरा है, सहजनवा से बखिरा मार्ग है, कटघर चौराहे से बुधर चौरसिया मार्ग है और बेलौरा चौराहे से सुरगहना मार्ग है। बहुत से मार्ग महाराज जी के आने के पहले सड़कें बहुत खराब थी, उस पर चलना दुर्लभ था। बूढ़े, बच्चे, औरतें उससे पर चल नहीं सकते थे। आज सड़कों की दशा ये है कि आप फर्राटा कहीं भी जा सकते हैं। सड़कों पर जरा सा हचका भी नहीं है, गड्ढा भी नहीं है, छोटा भी नहीं। अगर कोई एक आदमी घड़ा भर दूध लबालब भरा हुआ लेके चलता है सड़क पर तो एक बूंद छलकेगा नहीं, ऐसी सड़क है। सड़कों का विकास हुआ। हमारे यहाँ लड़के इंजीनियर बने, क्षेत्र का विकास हो। हल्दी में पॉलिटेक्निक स्कूल महाराज जी की देन है। हरपुर अनंतपुर में आश्रम पद्धति का विद्यालय आपने दिया है। उसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज बन के पड़ा है। महाराज जी से भी आग्रह है कि आज तक वो एकदम बिल्कुल तैयार है, वहां की जनता की मांग है कि उसको शुरू किया जाए। इस विषय में मैंने महाराज जी से भी चर्चा किया था कि आप स्वयं उसका लोकार्पण करें। इसी तरह सहजनवा के विकास में सहजनवा नगर पंचायत, घगसरा नगर पंचायत, उनवल नगर पंचायत, ये सब महाराज जी की देन है। नगर पंचायत हुआ, वहां जब चुनाव हुआ तो उनवल में भी अपने चेयरमैन जीते
और अन्य जगह जहां चुनाव हुआ वहां अपने चेयरमैन जीते। क्यों? आज जन जन में, घर घर, गांव गांव आज खुशहाली है। आज रोजगार के माध्यम से प्रति व्यक्ति को राशन बंटवाया गया। किसी को कहीं कोई समाचार नहीं मिला कि भूखमरी का कोई शिकार है। अधिकारियों, पहले दिन दिन भर कार्यालय नहीं खुलता था। पहले कभी 12 बजे जाते थे, कभी 1 बजे जाते थे लोग। लेकिन जब से महाराज जी आए तब से किसी भी कार्यालय में चले जाइए गोरखपुर तो 10 बजे कार्यालय जरूर खुला रहेगा। पहले थानों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था। आज अभी थोड़ा हो रहा है लेकिन कमी आई है। ये महाराज जी की देन है। और आगे भी कह रहा हूं कि थोड़ा अत्याचार में कमी आवे। महाराज जी के कृपा से हमारे क्षेत्र में एकदम विकास हो रहा है। सड़कें भी अच्छी हैं। एक मेरा इस मंच से महाराज जी से मांग है कि सहजनवा विधानसभा में लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है। एक गवर्नमेंट के तरफ से एक लड़कियों का इंटर कॉलेज महाराज जी आप खुलवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय विधायक खजनी गोरखपुर श्री संत प्रसाद जी से सादर अनुरोध है कि आप संक्षिप्त शब्दों में स्वागत उद्बोधन करें। बोलिए भारत माता की, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की। आज इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, प्रातः स्मरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान गोरखपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, बांसगांव के विधायक आदरणीय विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा के विधायक आदरणीय संगीता यादव जी, सजनवा के विधायक आदरणीय शीतल पांडे जी, पिपराइच के विधायक आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, सभी सम्मानित मंचस्थ पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी क्षेत्र और प्रदेश और जिले के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा तमाम सड़कों का लोकार्पण, तमाम मंदिरों का लोकार्पण होने जा रहा है। मैं अपने खजनी विधानसभा की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि खजनी विधानसभा की 4 सड़कें आज लोकार्पण हो रही हैं। हरिहरपुर की बिटाहा गांव सभा, पांडेपुर गांव सभा, तुर्कोलिया गांव सभा, संपर्क मार्ग, भिटाहा गांव संपर्क मार्ग, ये सारी सड़कें आज लोकार्पण हो रहा है, जिनकी लागत है 3,72,77,000 रुपए। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि 2019 और 20 में खजनी विधानसभा जो घाघरा के किनारे का तटबंध है वो टूटने वाला था। 20 गांव उस घाघरा की कटान से बहने वाले थे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की एक कृपा है रही कि अचानक धन की व्यवस्था कराए, धारा को परिवर्तित किया गया और 54 करोड़ रुपए देकर के उस कटान से उन गांवों को बचाया गया। आज सारे गांव सुरक्षित हैं। आज की इस पावन अवसर पर पुनः आप सबके तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आप सबके कमलवत चरणों की वंदना करते हुए आप सब आए यहाँ पर, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। स्वागत उद्बोधन के इसी क्रम में जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आसीन
माननीय महापौर नगर क्षेत्र श्री सीताराम जायसवाल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण से जनसभा को संक्षिप्त शब्दों में संबोधित करें। आज बहुत हर्ष की बात है कि नगर निगम का सम्मान कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम क्षेत्र है जिसके महाराज जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में महाराज जी आए हैं। मैंने जो कुछ कहना था कल कह दिया है। आज मंच पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हैं हम लोगों के विधायक विपिन सिंह जी। इनको तो ग्रामीण लोग कहते हैं, लेकिन मैं हमारे 22 वार्ड इनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और मैं भी इन्हीं के क्षेत्र में रहता हूं। और मैं चाहता हूं जो हमारे अधिकार में है इनका क्षेत्र, उस पर कोई भी ऐसा मुख्य मार्ग नहीं जिसको हमने न बनवाया हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सारे काम हमारे नगर क्षेत्र में इस वार्ड में हुए हैं, क्योंकि घनी बस्ती है और ये व्यापारिक केंद्र भी है। तो हमारा उद्देश्य है कि इनके क्षेत्र में रहने के कारण कि इनका मैं विकास करूं। साथ ही साथ मैं इनके क्षेत्र में गया था, विभिन्न कार्यक्रमों में विपिन सिंह ने मुझे आमंत्रित किया था, मैं गया था। और 10-15 साल पहले हमें उम्मीद है कि महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलानी में भी गए थे। बंदे से होकर के मैं गया था इनके क्षेत्र में, जहां पर चलना ही मुश्किल था पैदल। मैं 4 व्हीलर से गया और जहां जाना था हमें अच्छी सड़कें मिली, पक्की सड़कें मिली, मैं वहां पहुंचा। ये महाराज जी के विकास की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो और उन्होंने करके दिखाया। तरकुलानी रेगुलेटर पर जाना मुश्किल था, पैदल जाना मुश्किल था। वहां के किसानों की दुर्दशा महाराज जी ने देखी और तरकुलानी रेगुलेटर बना करके उस क्षेत्र के रहने वाले किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाने का काम किया है। दोनों फसलें वहां पर होगी और उससे पानी शहर का निकलेगा ही, ग्रामीण क्षेत्रों को भी काफी फायदा होगा। ये सब बातें महाराज जी के नेतृत्व में महाराज जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, विधायकों को जिम्मेवारी दी है। तो सबका दायित्व बनता है कि महाराज जी का सम्मान किसी भी तरह से धूमिल न हो, हम उसको और उजागर करें। इस मंच पर हमारे पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, हम लोग के मित्र विधायक शीतल पांडे जी, सहजनवा, संत प्रताप जी खजनी, विमलेश पासवान जी बांव, श्रीमती संगीता यादव चौरी चौरा, श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर, श्री अंजू चौधरी जी पूर्व महापौर, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष श्री जुडिस्टर सिंह जी, नगर निगम के उपसभापति और हमारे सहयोगी हमारे साथ मिलकर नगर निगम की सारी योजनाओं को संचालित करने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से मंचासीन सभी को, मुख्यमंत्री जी के साथ सभी को बधाई देता हूं
शुभकामनाएं भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। महाराज जी, 133 नगर निगम की योजनाएं यहाँ पर का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 100 ये भारी भरकम रकम है, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। पैसा आपने दिया है और हम लोग एक एक पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। किसी तरह का नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नगर आयुक्त हमारे आए हैं, उन्होंने बड़े ही मुस्तैदी से इस पर लगाम लगाई है, हमारे अधिकारियों भी लगाई है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, कमिश्नर साहब का नगर निगम को पूरा सहयोग मिलता है। मैंने 22 वार्डों में 23 जगह चिन्हित करके महाराज जी आपके पास भेजा है। वहां पर वार्ड क्लिनिक बनाने हैं। तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपके कुशल प्रबंधन में हम लोगों ने, नगर निगम के हमारे सभी पार्षदों ने, एक एक पार्षद घर में नहीं बैठे, सड़कों पर रहे, आपके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मरीजों का इलाज, घरों में दवा वितरण करना, छिड़काव करना, सफाई करा करके आज बहुत बड़ी सफलता यहाँ के जनता को मिली है। और कोई भी मरीज हमारे पार्षद की नज़रों से ओझल नहीं हुआ, सबका इलाज कराया गया, सबको सारी सुविधाएं आपके निर्देशन में जो भी आता था हम लोगों ने दिया है। इसका नतीजा है आज इंफ्लाइटिस गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुका है। आगे आने वाली लहर का आपके दिशा निर्देशन में हम लोग पूरे मुकाबला के लिए, हम लोगों के नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरी तैयार हैं और आपका जो दिशा निर्देशन आएगा हम उसका पालन करेंगे। कमल जी भी सामने बैठे हैं, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। समय समय पर इनका सहयोग हम लोग लेते रहते हैं और पूरी मनोयोग से आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में नगर निगम को पूरा सहयोग देते हैं। गोरखपुर की जनता जितनी भी हो सकता है हमारे पार्षदों की तारीफ करती है। आपके नेतृत्व के जो दिशा निर्देशन मिला है हम आगे भी वैसा ही करते रहेंगे। समय कम है, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश जो पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, आतंकवादियों की मंशा है कि इस पर विराम लगे और हमारे आस्था के केंद्र को वो निशाना बनाए। लेकिन आपने जो पहल की है, लखनऊ में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका यही टारगेट था। राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और हिंदू धर्म के जितने भी मंदिरों का आपने निर्माण कराया है, विकसित किया है, उसको क्षति पहुंचाना, आपने इसको निस्नाबूद किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है। गोरखपुर भी उसमें पीछे नहीं है। हम आपके हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते रहेंगे। मेरी इच्छा है कि आप आगे भी सफल होंगे और हम सब मिलकर जो भी रुकावटें आएगी उसका मुकाबला करेंगे। ये प्रेक्षागृह विपिन सिंह ने सारी बातें बता दी है, अब उस पर मैं नहीं कहना चाहूँ। ये प्रेक्षागृह 25 साल से मांग चल रही थी, लेकिन कोई सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि चिंता नहीं थी गोरखपुर वासियों की। आपने दिया है। हमें याद है पाकड़ के पेड़ के नीचे हमारे कलाकार मंचन करते थे, मैं भी जाता था, बिजली भी नहीं थी, दीपक और लालटेन जलाकर मंचन होता था। आज आपने एक नहीं कई जगहें चिन्हित की है और उनका मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं अपने तरफ से गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार। जय हिंद।
मंच पर आसीन माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह सर से सादर अनुरोध है कि आप जनसभा को अति संक्षिप्त शब्दों में निर्देशित करें। महाराज जी को बनारस जाना, इसलिए हमें संक्षिप्त में बोलने का अवसर मिला है। आज विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत, परम सम्मानीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री इस कार्यक्रम में उपस्थित शहर के हमारे मेयर श्रीमान सीताराम जायसवाल जी, उप मेयर ऋषि मोहन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह जी, सहजनवा से विधायक शीतल पांडे जी, खजनी से संत प्रसाद जी, बांसगांव से विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा से संगीता यादव जी, पूर्व मेयर अंजू चौधरी जी, सत्या पांडे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हिंदुआ वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, यह लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम निरंतर महाराज जी के हाथों पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिस जिले में महाराज जी जाते हैं हर जगह ये कार्यक्रम महाराज जी के हाथों संपन्न होता है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश का एक नहीं दो बार तीन बार हर जिले का इन्होंने दौरा किया है। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से अपने महाराज जी का हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पिपराइच विधानसभा में महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे विधानसभा में लगभग 230 से 35 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है, 65 से 70 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। चिलुआ ताल पर कुलुआ घाट बहुत ही दिनों से 1993 से उसका इंतजार था लोगों को, वह पुल का निर्माण हुआ, ITI कॉलेज बने, पिपराइच चीनी मिल बनी, एम्स बना, फर्टिलाइज़र बना और कौड़िया से कोनी जो बाईपास है वो भी जल्द ही बन करके जनता के लिए समर्पित होगा। और सबसे बड़ी बात, गोरखपुर शहर में जो रामगढ़ ताल की परियोजना चल रही है उसी के समकक्ष महाराज जी ने चिलुआ ताल में जो उसके सुंदरीकरण के लिए महाराज जी ने 2058 लाख रुपए दे करके उसके शिलान्यास का जो महाराज जी ने आधारशिला रखी है, इसके लिए हम अपने पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से पुनः मैं महाराज जी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि रामगढ़ ताल तो आपके लिए एक पर्यटक स्थल है ही है, लेकिन पिपराइच विधानसभा में महाराज जी का सदैव स्नेह मिलता रहता है। और उसी के क्रम में रामगढ़ ताल की तरह ही चिलुआ ताल का भी सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। जब वह बन करके तैयार होगा तो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पर्यटन का केंद्र चिलुआ ताल बन करके तैयार होगा। आने वाले समय में वह चिलुआ ताल अपने आप में एक उदाहरण होगा। आज के इस अवसर पर ग्रामीण विधानसभा में खोराबार में जो तरकुलानी रेगुलेटर की जो बार बार बात हो रही है, खोराबार ब्लॉक आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। एक बहुत बड़ी वो योजना थी जिसको महाराज जी ने स्वयं जमीन पर उतार करके वहाँ के लोगों की चिंता करते हुए जो जल जमाव की स्थिति थी उससे पूरा शहर भी जो पूर्वी इलाका था वो पूरा जो जल प्लवित रहता था उससे निजात दिलाने का अगर महाराज जी ने काम किया है तो वह तरकुलानी रेगुलेटर दे करके एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिससे वहाँ की जनता किसानों को आपने समर्पित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मित्रों, यह संभव तभी हुआ है कि जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं इतनी सी बात कहूँगा कि अगर आप मुख्यमंत्री न होते तो शायद हमारी आँखें इतने जो विकास के कार्य हुए हैं नहीं देख पाती, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाती। इसकी कल्पना हम कभी अपने अंतर मन से अगर आप सोचेंगे
तो निश्चित है आपको ये विदित होगा कि वास्तव में यह तभी संभव है कि आपने एक अच्छा, एक योग्य मुख्यमंत्री दिया है कि हम तो देख ही रहे हैं, हमारे आगे आने की पीढ़ी तो देखेगी ही, लेकिन यह संभव तभी हुआ है जब आपके चरण उत्तर प्रदेश के उस नेतृत्व के लिए मिले हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से एक बार मैं महाराज जी का हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए इस विश्वास के साथ कि 2022 में महाराज जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के इसी क्रम में मंच पर आसीन माननीय विधायक चौरी चौरा श्रीमती संगीता यादव मैम से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनसभा को संबोधित करें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को बार बार मिलने का मौका मिलता है। ऐसे हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी विधायकगण, भाई महेंद्र पाल जी, भाई विपिन सिंह जी, भाई विमलेश पासवान जी, भाई संत प्रकाश जी, बाबा शीतल पांडे जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनें, हमारी राज्य मंत्री का दर्जा पाई हुई पूर्व मेयर अंजू दीदी, यहाँ उपस्थित हमारी एक्स मेयर सत्या पांडे दीदी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गोरखपुर जिले के मेयर साहब सीताराम जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्तागण, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी अधिकारीगण और सभी मेरी मीडिया के बंधु, सभी को संगीता यादव का सादर प्रणाम। अब चूंकि ये मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य जो भी कहिए, बोलने से पहले मुझे टाइम की लिमिट बता दी जाती है कि मैडम 2 ही मिनट में ख़त्म करना है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये भी यहाँ आज मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि 50% आबादी होती थी, इस पहला जो भी कार्यक्रम पहले मैं ही बोलूँगी। आज मैं देखिए, अगर मैं चौरी विधानसभा के बारे में, योजनाओं के बारे में बोलना शुरू करूँ तो मुझे 4-5 घंटे चाहिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो मैंने मन से बोला था, चाहे वो मिनी स्टेडियम हुआ, चाहे सड़कों का जाल हुआ, फ्लाईओवर हुआ, सिंचाई के कार्य हुए, मैं सब चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। और अब जो मिलेगा मेरे लिए एक्स्ट्रा ही होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज महाराज जी कहीं मैंने आपको भी नहीं बताया, पर चूँकि आज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण भी यहाँ उपस्थित हैं, कुछ जो बात मैं आज बताना चाहती हूँ उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी। महाराज जी, जब मैं 2014 में आई थी यहाँ पे, तब सही बात यह है कि मेरे घर में सब नौकरी वाले हैं, हमारे यहाँ कभी कोई प्रधान नहीं रहा, तो राजनीति तो मेरे लिए सुननी थी और मैंने तभी यहीं से शुरू किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 के चुनाव में अगर मुझे 90,000 वोट मिला तो कैसे मिला, 2019 के चुनाव में लोकसभा में 68,000 का मार्जिन दिलाया मैंने माननीय कमलेश पासवान जी को तो कैसे हुआ, 61 विधानसभा में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य अगर चौरी चौरा से जीते तो वो कैसे हुआ, और आज 2 निर्विरोध हमारे ब्लॉक प्रमुख जो बने हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बहुत शांति संपन्न, वो कैसे हुआ। और मुझे जो राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा मिला, इतना बड़ा गौरव जिले का सम्मान मिला, उसका कारण ये है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब मैं 2014 में आई थी महाराज जी, तो मैंने, चूँकि मैं यूपीएससी की स्टूडेंट थी, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने 5-6 अखबार लिए और दिन भर मैं आपकी कटिंग कर लेती थी कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम करते थे। मेरा यही रोज़ का रूटीन रहता था कि चूँकि मुझे कुछ भी राजनीति के बारे में पता नहीं था, मैं ये देखती थी किस तरह आप सड़क पे, अस्पताल पे, थाने में, कचहरी में, चूँकि आप 4थी बार सांसद थे, उसके बावजूद भी कभी मैंने आपके अंदर ये झिझक नहीं देखी। तो मैं ये सोचती थी मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कैसे झिझक हो सकती है, मेरे अंदर कैसा डर हो सकता है। तो मैं आज आपको बता दूँ, ये 5 जो पद मिला है महाराज जी, क्रेडिट आपको जाता है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चौरी विधानसभा में जब मैंने चलना शुरू किया तो सब लोग बोलते भी थे कि भाई वो बीजेपी का गढ़ नहीं है, क्योंकि मैं 6ठी बार विधायक सपा के रहे थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ पे भाजपा का पूरा केंद्र बन गया है, उसका कारण आप हैं। और मैंने आपसे सीखा, राजनीति में जो कुछ भी सीखा है, और आज भी मैं आपको ही फॉलो करती हूँ। मैंने देखा है किस तरह थाने, कचहरी, सड़क, बारिश में भीग के मैं कई कार्यक्रम में आपके साथ जाती थी। तो मैंने ये देखा कि राजनीति में आपके अंदर अगर सेवा भाव है तो आप कुछ भी तय कर सकते हैं। और राजनीति कभी भी ठेका पट्टी की चीज़ नहीं है, राजनीति हमेशा सेवा भाव के लिए थी।
और आपने उसको प्रूफ किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके नक्शे कदम पे चल सकूँ। इसी के साथ अपनी बारी को विराम दूंगी। सभी को संगीता यादव का सादर प्रणाम। थैंक यू मैम। अब आज के कार्यक्रम का मूल अंग मंच पर विराजमान। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज गोरखपुर की जनता के बीच में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हमारे अतिथिगण के सानिध्य में संपन्न करें। आज इस सभागार में 14 जुलाई 2021 को कुल 31.50 करोड़ की 133 परियोजनाएं नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पित एवं शिलान्यासित होती हुई आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भगवान भास्कर के पर्याय परम आदरणीय परम पूज्य श्री गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर से हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी और आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास अब सीमित नहीं है किसी विधानसभा, किसी जनपद या किसी क्षेत्र विशेष में, बल्कि विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के
अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है। और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है। तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ, न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है उन परियोजनाओं का पिपराइच, चौरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं किस कालखंड में पूरी हुई हैं, जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। हमें दोनों पर ध्यान देना होगा और इसलिए जब हम विकास की बात कर रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है, शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो प्रयास किया, प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए, उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रण में है। लेकिन लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
आप जैसे सो करके उठते हैं, दांतून करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद अपना सारे कार्यक्रमों को आगे संपन्न करते हैं, उसका एक पार्ट बनाइए कि जैसे आप अपना कपड़ा धारण करते हैं वैसे ही मास्क भी आपके मुंह पर जरूर रहना चाहिए। अच्छा है घर के अंदर भी रखें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम घर के बाहर निकलने पर तो मास्क जरूर रहना चाहिए और मास्क पूरा पहनना चाहिए। ये मास्क तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, याद रखना, तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा। असुविधा जरूर होती है, लेकिन यह सुविधा तात्कालिक है। लेकिन इस मास्क के कारण लंबे समय तक आप तमाम प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोरोना से बचाव की पहली शर्त तो मास्क ही है। हमें नहीं बोलना चाहिए, मास्क आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए पहली शर्त हम स्वयं, अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, उत्तर प्रदेश ने जो एक मॉडल दिया है कोरोना पर नियंत्रण करने का, आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली लहर के समय कुछ मंत्र दिए थे, ट्रेस, यानी जहां कहीं भी कोई कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है उसको चिन्हित करना, उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं उन सबको भी चिन्हित करना, चिन्हित करने के साथ ही उनका टेस्ट भी करा लेना, और टेस्ट कराने के साथ ही अगर वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, घर में व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन के लिए, और अगर घर में व्यवस्था नहीं है, लक्षण युक्त है, उसे तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए शासन ने सुविधाएं दे रखी हैं। उन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी टेस्ट बचाने के बाद हॉस्पिटल में या फिर होम आइसोलेशन में उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। मेडिसिन किट गांव-गांव बांटी जा रही है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी निगरानी समितियों ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समितियां, शहरी क्षेत्र में हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी अध्यक्षता में जो निगरानी समितियां बनी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए कर्मी, ये सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कितना बेहतर काम उन्होंने किया, एक एक घर में पहुंच गए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को उन्होंने दवा दे दी। 27 जून से बच्चों की मेडिसिन किट भी गांव-गांव में पहुंच रही है। 4 कैटेगरी बच्चों की भी की गई है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। नवजात शिशु है तो उसको दवा ड्रॉप के रूप में, 1 से 5 वर्ष का बच्चा हो सकता है टैबलेट लेने में दिक्कत हो तो लिक्विड फॉर्म में उसके लिए दवा उपलब्ध कराई गई। शेष अन्य बच्चों के लिए उसकी आयु के अनुसार दवा उपलब्ध कराई गई, और गांव-गांव में निगरानी समितियां इस दवा को लेकर के आज भी जा रही हैं। हमारा दायित्व क्या बनता है? निगरानी समिति से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देना। हमारे गांव में आए, उनका प्रॉपर सम्मान हो। कोरोना कालखंड में जब तमाम लोग भयभीत थे, अपने स्वयं का बचाव करने में लगे थे, उस समय निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही थी। एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी। एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को दांव पे लगा करके गांव-गांव और घर-घर जाकर के वे लोग कार्य कर रहे थे। बड़ा अभिनंदनीय कार्य किया। इसलिए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके द्वारा किए गए परिश्रम ने
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को, मोहल्ले मोहल्ले को कोरोना महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही कर लें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के नियमों का पालन करें। उसके लिए जो निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था दी है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट का। दूसरा, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह है वैक्सीनेशन का। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, फ्री में है। आप देख लीजिए, अगर प्राइवेट में यही वैक्सीन 600 और 1200 रुपए में है एक वैक्सीन, और सरकार फ्री में लगा रही है। और तब भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एक डोज ले रहे हैं, दूसरी डोज ले नहीं रहे। जो निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर दोनों डोज ले लेना, यह एक सुरक्षा कवच देगा। क्योंकि जब तक कोरोना का पूरा खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक सतर्कता और सावधानी ही और सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्था ही हमें इस महामारी से बचाएगा, हमें और हमारे परिवार को इस महामारी से बचाएगा। आपने देखा होगा, ये महामारी बहुत सारे लोगों के स्वजनों को, प्रियजनों को असमय ले गई है। बहुत सारे परिवारों के सामने संकट आया, लेकिन संकट के समय सरकार का संबल उनके साथ में है। आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी तमाम प्रकार की घोषणाएं गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए की। पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर भी आई, मई से लेकर के दीपावली तक हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न की व्यवस्था हर एक गरीब के लिए की जा रही है। और राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय का कार्ड धारक हो, उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारा दायित्व बनता है कि खाद्यान्न की इस योजना का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ हर एक नागरिक को मिल सके। यह हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हर एक नागरिक तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर सके। सरकार उनके साथ में है। आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक योजना प्रारंभ की है। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 4000 रुपए हर महीने सरकार उन बच्चों को देने की योजना बना चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम ये पैसा उन बच्चों के खाते में और उनके लीगल गार्जियन के खाते में देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई, अत्याधुनिक पढ़ाई की उनको हो सके, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं होंगी जिन लोगों ने अपने, जो इस कोरोना कालखंड में निराश्रित हो गई होंगी। हमने पहले ही सरकार ने इस बारे में तय किया है कि कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी सरकार योजना बनाएगी। और इसके लिए सरकार ने तय किया है एक कैंप लगा करके उनके लिए पेंशन की योजना के फॉर्म भरवाना और उनको पेंशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करना। दूसरा, उन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं समायोजन करना, कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं आशा वर्कर में, कहीं रसोईया में, गांव के अंदर गांव के रसोईया में, गांव के अंदर उन्हें अन्य तमाम योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई, जिससे वे
आत्मनिर्भर होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके, और सरकार इस दिशा में भी एक प्रयास कर रही है। इस योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हर एक असहाय निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, और केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार का संबल देना चाहती है। हमारा भी दायित्व बनता है समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसे हर उस व्यक्ति के साथ जिसने इस कोरोना महामारी के अंदर अपने किसी स्वजन को खोया है, प्रियजन को खोया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें हर प्रकार का हमारा सपोर्ट होना चाहिए, उन्हें हम हर प्रकार से एक संबल दें, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तभी चल पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमें कहीं लापरवाही नहीं करनी है। ये लापरवाही खतरनाक हो सकती है, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, स्वयं का बचाव करते हुए अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण में प्रत्येक नागरिक को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक जरूर करें, उसके प्रति निरंतर उन्हें अलर्ट रखें कि कहीं लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर को भी बचाने के लिए, तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने भी से उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने पहले बताया कि बच्चों की दवाइयां गांव-गांव पहुंच रही हैं। निगरानी समिति गांव में और मोहल्लों में लेकर के दवाओं को लेकर के निकल चुकी हैं। साथ साथ स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी तेजी के साथ चल रही है। और यही नहीं, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए भी सरकार कार्रवाई करे, यानी उन्हें समय से टीका लग सके, तीसरी लहर के पहले अभिभावक को हम सुरक्षित कर सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के स्पेशल जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में स्पेशल बूथ उनके लिए भी बनाए जा रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा, मैं देख रहा था खासतौर पर गोरखपुर में भी पहला डोज लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे डोज के लिए बोलना पड़ रहा है। आपका कार्ड मिला है, उस कार्ड में लिखा है कब तक आपको दूसरी डोज लेनी है। आप उस कार्ड के अनुसार या जो भी आसपास के आपके अगल बगल कोई भी व्यक्ति है, जब उसका नंबर आता है उस दिन वो जरूर जाकर के अपना डोज जरूर ले लें। लेट ना करें, लापरवाही ना करें। इसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर फर्स्ट डोज ले लिया है तो निर्धारित समय में दूसरा डोज भी जरूर ले लें। अगर हम दूसरा डोज निर्धारित समय में ले लेते हैं तो ये बड़ा एक सुरक्षा कवच दे सकता है। ये देखने को मिला कि अगर वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति पहला डोज लेने के बाद या दोनों डोज लेने के बाद अगर वह इन्फेक्शन की चपेट में आया है, कोरोना की चपेट में आया है, तो कोरोना बहुत हल्का रहा उनके लिए, सामान्य सर्दी जुकाम जैसा रहा। या जिसने एक डोज भी ली उस पर भी कम असर रहा, लेकिन जो लापरवाही करता रहा उसके लिए वो खतरनाक हो गया। और इसलिए लापरवाही किसी भी स्तर पर कोरोना के मामले में कतई नहीं होना चाहिए। हमें विकास भी करना है और विकास के साथ साथ बचाव भी करना है, जीवन भी बचाना है और हर व्यक्ति की जीविका को बचाने के लिए भी अभियान चलाना है। ढेर सारे अभियान चल रहे हैं इस समय सरकार के और हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। कोरोना कालखंड में अभी हाल ही में आपने देखा होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक मॉडल की सराहना की, और वो मॉडल थी जब प्रवासी कामगार और श्रमिक बाहर से आए थे। इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए स्किल मैपिंग का एक कार्यक्रम चलाया गया था, उनको रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम चलाया गया था। लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया था। ये 40 लाख कामगार और श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग गांव और कस्बों में आया, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपना स्किल था।
वे थोड़ा प्रयास करें और उस प्रकार का उन्हें अवसर उपलब्ध करा दिया जाए तो वह बहुत अच्छे ढंग से अपनी घर गृहस्थी को यहीं पर संचालित कर सकता है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है। उसे यहां से, उत्तर प्रदेश से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने जनपद से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसके लिए शासन की विभिन्न योजनाएं हैं। उन योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ करके बैंकों से सस्ते दाम पर लोन दिलवाने, शासन की सब्सिडी का लाभ दिलवाने, चाहे वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से इस स्किल मैन पावर को जोड़ करके हम बैंकों से लोन दिलवाने में और उनके माध्यम से अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में, जिसके साथ न केवल वो स्वावलंबी होगा, उसका पूरा परिवार भी स्वरोजगार के साथ जुड़ेगा और गांव और उसके आसपास के लोगों को भी गांव में ही कार्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। एक अभियान के रूप में से लेने की आवश्यकता है। पीएम स्वनिधि योजना, कल गोरखपुर नगर निगम में इससे जुड़े हुए कुछ स्वयंसेवकों को इसके साथ जोड़ा है। पटरी व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। हम जानते हैं कि कोरोना कालखंड में प्रभावित होने वाला जो तबका है वो पटरी व्यवसायी भी है, क्योंकि रोज कमाने वाला व्यक्ति है और उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से जो उसने लोन लिया है वह लोन चुकता करने में कुछ दिक्कतें थी। सरकार उसके बारे में कार्य कर रही है, सरकार उनको संबल देगी। लेकिन अन्य पटरी व्यवसायी, जितनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ था उतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ अब तक न ले पाने के कारण हम लोग उस अभियान को एक बार अपने अपने कस्बे में अगर समीक्षा कर सकेंगे तो उसका लाभ वे तमाम लोग ले सकते हैं जिनके लिए योजनाएं बनी हुई थी। प्रदेश सरकार की एक जनपद एक योजना में तमाम ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। सरकार इसमें अच्छी सब्सिडी भी दे रही है। बैंकों के साथ सरकार के निरंतर संवाद के कारण बैंक भी आसानी से उन्हें लोन देने की व्यवस्था भी करेगी। लेकिन याद करना होगा कि हम केवल बैंक में जाकर के कह दें हमें लोन मिल जाए, इससे नहीं मिलेगा। हमें अपनी ठोस कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करनी होगी। उसके लिए कुछ अच्छे उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बातचीत करके अगर हम उस कार्य योजना को बना करके प्रस्तुत कर सकेंगे, ढेर सारे नौजवानों को रोजगार की संभावना विकसित होगी। और मेरी अपील होगी, जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, किसी भी स्तर पर, चाहे वह यात्रा का हो, चाहे वह कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो, हमें उससे परहेज करना होगा। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही फिर आपको प्लान करने के लिए वहां से मजबूर कर देगी और फिर जो स्थिति आपने विगत वर्ष देखी होगी उस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। हमें इसके बारे में अवश्य कार्य जरूर विचार करना होगा। भाइयों बहनों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपके लिए यहां पर समर्पित हो रही हैं। जो योजनाएं बनी हैं इनका लाभ आपको सबको प्राप्त हो रहा होगा। जो योजनाएं आने वाले समय में लागू होने वाली हैं, समयबद्ध ढंग से संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था इसको संपन्न करने में अपना योगदान दें। याद रखना, विकास के लिए जितना पैसा जाता है उस पैसे का सही सही इस्तेमाल होना चाहिए। वह पैसा अगर जनता के हित के लिए और विकास की उन परियोजनाओं में समय पे खर्च हो जाए और परियोजना का कार्य समय पे प्रारंभ होना और समय पे पूरा होना, अगर ये हो जाए तो उसी लागत में एक बड़ी आबादी को लाभान्वित किया जा सकता है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना होगा। आज के इस अवसर पर मैं
विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के लिए, क्योंकि अब तो गोरखपुर जिन कार्यों के लिए तड़पता था, जो एक यहां के लोगों की अरसे से जो मांग थी, वे सभी पूरी हुई हैं। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस समय बन चुका है, लेकिन साथ साथ बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स भी गोरखपुर में बन करके तैयार है। हमारा प्रयास है कि एम्स और फर्टिलाइजर, इन दोनों का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अक्टूबर में हो, और अक्टूबर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इन्हें पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर दिया जाए। आप सोचिए, एम्स विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, फर्टिलाइजर चलेगा तो किसानों को सस्ते में खाद भी मिलेगी, और ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां पे उपलब्ध होंगी। पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहां पर हैं। आज जिन परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इसमें केवल सड़क और नाली नहीं है, इसमें तमाम प्राचीन और पौराणिक महत्व के मंदिरों के पर्यटन विकास के कार्यक्रम भी हैं। यानी उन मंदिरों को जो व्यापक आस्था के केंद्र हैं, पर्यटन विभाग के माध्यम से उनके पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ, और आज उनको हम लोकार्पित कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, गोरखपुर ग्रामीण में भी है, बांसगांव में भी है, सैजनवा में भी है, पर्यटन विकास से संबंधित पिपराइच विधानसभा क्षेत्र का भी है, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हुए परियोजनाएं हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जुड़ी हुई ये परियोजनाएं पर्यटन से जुड़ी हुई हैं। अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी आप देखते होंगे, पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कोई पर्यटन विकास की योजना तैयार होती है, वह केवल विकास की तक सीमित नहीं होती है। याद रखना, वह रोजगार भी सृजित करता है। अगर गांव का कोई मंदिर है, भौपार में शिवालय है, आपने देखा होगा कितना प्राचीन मंदिर है। मंदिर का पर्यटन विकास शासन ने संपन्न किया, लेकिन शासन ने उसको संपन्न करने के साथ साथ वहां पे ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के सृजन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी। कोई अगरबत्ती बेचता होगा, कोई फूल पत्ती बेचता होगा, कोई प्रसाद बेचता होगा, कोई अलग अलग कार्य के साथ जुड़ा होगा, कोई वहां पे पुरोहित का कार्य करेगा, कोई वहां पर आचार्य के रूप में अपना कार्य संपन्न करेगा, अलग अलग प्रकार के कार्य, कोई सफाई के कार्य के साथ जुड़ेगा। यानी एक मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, एक मंदिर से इतने ढेर सारे कार्य और इतने ढेर सारे लोग रोजगार के अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकते हैं, और उस रोजगार का लाभ बेहतर तरीके से हम स्थानीय स्तर पर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने में दे सकते हैं। हमें इन संभावनाओं को बढ़ाना होगा, और हमारा प्रयास हो, जो विकास हो, सरकार विकास के लिए पैसा जो देती है, वह विकास अस्थायी रूप से, सतत रूप से आगे बना रहे। उसकी देखभाल करना, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करना, यह हमारा दायित्व बनता है। साफ सफाई के लिए सरकार पर निर्भरता उचित नहीं है। सरकार उतना करेगी जितना सरकार का दायित्व भी है, लेकिन मेरा भी तो कुछ दायित्व होगा कि मैं भी अपनी इस क्षेत्र की या मेरे गांव की या मेरे कस्बे का कोई मंदिर है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन और साथ साथ गांव या उस कस्बे के लोग अगर जागरूक होकर के उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, उसका बेहतर लाभ बहुत समय तक आपको प्राप्त होगा, आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। और जब भी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में स्मरण करेगी तो जरूर इस बात को तय करेगी कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि हमारे इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर या उस व्यवस्था को, उस आस्था के केंद्र को न केवल सुंदरीकरण बल्कि उसकी
उसको अक्षुण्य बनाए रखने में भी उन लोगों ने सबने अपना योगदान दिया है। यह हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यहां पे रामगढ़ ताल परियोजना का कार्य बहुत शीघ्र पूरा होगा। उसमें कुछ कार्य अभी प्रारंभ होने हैं। चिल्वा ताल में भी पर्यटन की एक संभावना बन रही है और आज उसकी भी एक परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। फर्टिलाइजर कारखाना बनने के साथ ही, लोकार्पण के साथ ही चिल्वा ताल की पर्यटन की संभावनाएं। चिल्वा ताल का पानी न केवल फर्टिलाइजर कारखाना को चलाने में उपयोगी होगा, बल्कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी करेगा। यानी हम सौभाग्यशाली हैं। देश के अंदर और दुनिया के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत है, और हम कितने सौभाग्यशाली कि इतना अच्छा मीठा जल हमारे यहां हमेशा बहता रहता है। हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। चिल्वा ताल का सुंदरीकरण की जिस कार्य योजना को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, पर्यटन विकास के साथ साथ फर्टिलाइजर कारखाना, उनकी टाउनशिप की व्यवस्था और पेयजल के साथ साथ सिटी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई वहां से प्रस्तावित की गई है। और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ महानगर और जनपद वासियों को प्राप्त होगा। विकास की तमाम जो परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, इन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो। जो परियोजनाएं आने वाले समय में पूरी होनी है, वे समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरी हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज की इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। की बहुआयामी दूरदर्शिता एवं कृत संकल्पित वरदहस्त के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर का हर जनमानस, प्रत्येक नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से परिपूर्ण होकर सदैव प्रगति एवं संरक्षण समय समय पर इसी